नमस्कार और स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कैसे किया जाता है? विज्ञान केवल तथ्यों की खोज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे उन तथ्यों तक पहुंचते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान भी इसी वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, जिसमें किसी घटना या व्यवहार का व्यवस्थित, परीक्षणीय और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। आज के एपिसोड में हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों, समस्या की पहचान, परिकल्पना निर्माण, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना और शोध निष्कर्षों के पुनरीक्षण को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए इस रोचक विषय की शुरुआत करते हैं। विज्ञान को इस आधार पर नहीं परिभाषित किया जाता है कि वह किस चीज की खोज करता है, बल्कि इस आधार पर कि वह कैसे खोज करता है। वैज्ञानिक विधि में किसी घटना विशेष अथवा गोचर का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित एवं परीक्षणीय तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी घटना विशेष का अध्ययन करें, तो दोनों को लगभग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप और आपका कोई मित्र एक मापनी से किसी मेज की लंबाई मापते हैं, तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि आप दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वैज्ञानिक विधि की दूसरी विशेषता यह होती है कि इसमें खोज की व्यवस्थित प्रक्रिया अथवा चरण का अनुपालन होता है। इसके अंतर्गत आने वाले चरण है समस्या का संप्रत्ययन, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना तथा शोध निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का पुनरीक्षण करना। आइए इन चरणों का कुछ विस्तार से वर्णन करें। समस्या का संप्रत्यायन वैज्ञानिक शोध का कार्य तब प्रारंभ होता है जब शोधकर्ता अध्ययन के कथ्य अथवा विषय का चयन करता है। इसके बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष शोध प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा, प्रेक्षणों तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, पूर्व में आपने पढ़ा कि शोधकर्ता विद्यार्थियों के अध्ययन की आदतों का प्रेक्षण करने में रुचि लिया करता था। इसके लिए वह पहले अध्ययन की आदतों के विविध पक्षों की पहचान करता है। उसके बाद ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह घर पर किए जाने वाले अथवा कक्षा में प्रदर्शित अध्ययन की आदतों का अध्ययन करना चाहता है। मनोविज्ञान में हम व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित विविध समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इन समस्याओं का संबंध हमारे अपने व्यवहार को समझने जैसे जब हम प्रसन्नता अथवा दुख की दशा में होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, हम अपने अनुभव एवं व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, दूसरों के व्यवहार को समझने, उदाहरण के लिए, क्या अभिनव अंकुर से अधिक बुद्धिमान है, कुछ लोग अपना कार्य सर्वदा समय से क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं, क्या सिगरेट पीने की आदत को नियंत्रित किया जा सकता है, कुछ लोग असाध्य रोग से ग्रसित होने के बाद भी दवाइयां क्यों नहीं लेते हैं। समूह से प्रभाषित वैयक्तिक व्यवहार, उदाहरण के लिए, रहीम अपने कार्य को संपादित करने की तुलना में लोगों से मिलने जुलने में अधिक समय क्यों देता है। कोई साइकिल चालक साइकिल चलाते हुए अकेले की तुलना में समूह में अधिक अच्छा प्रदर्शन क्यों करता है। समूह व्यवहार, उदाहरण के लिए, जब लोग समूह में होते हैं तो उनके खतरा उठाने वाले व्यवहारों में वृद्धि क्यों हो जाती है, तथा संगठनात्मक स्तर, उदाहरण के लिए, कुछ संगठन दूसरे संगठनों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं। कोई नियोजक अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरणा में कैसे वृद्धि कर सकता है से होता है। इसकी सूची लंबी है और आप आगे के अध्यायों में इनके विविध पक्षों को जानेंगे। यदि आप अधिक जिज्ञासु हों तो आप कई समस्याओं को लिख सकते हैं जिनकी आप जांच कर सकते हैं। समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है जिसे परिकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए, अपने पूर्व के साक्ष्य या प्रेक्षण के आधार पर आप एक परिकल्पना विकसित कर सकते हैं कि टेलीविजन पर हिंसा देखने से बच्चों में आक्रामकता आती है। इसके बाद आप अपने अनुसंधान में इस कथन को गलत अथवा सही सिद्ध कर सकते हैं। प्रदत्त संग्रह वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण प्रदत्त संग्रह होता है। प्रदत्त संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। इसके लिए अग्रलिखित 4 पहलुओं के बारे में निर्णय लेना पड़ता है: अध्ययन के प्रतिभागी, प्रदत्त संग्रह की विधि, अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण एवं प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया। अध्ययन के स्वरूप के अनुसार अनुसंधानकर्ता को निर्णय करना पड़ता है कि अध्ययन में कौन कौन प्रतिभागी होंगे। प्रतिभागी बच्चे, किशोर, महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक और प्रबंधक हो सकते हैं।
चिकित्सालय के रोगी, उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा व्यक्तियों का कोई समूह भी प्रतिभागी हो सकते हैं, जिनमें जहां पर अध्ययन किए जाने वाला गोचर प्रचलित हो। दूसरा निर्णय प्रदत्त संग्रह की विधि के उपयोग से संबंधित होता है, जैसे प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, सहसंबंधात्मक विधि, व्यक्ति अध्ययन इत्यादि। अनुसंधानकर्ता को प्रदत्त संग्रह के लिए उपयुक्त साधनों के विषय में भी निर्णय लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए साक्षात्कार अनुसूची, प्रेक्षण अनुसूची, प्रश्नावली आदि। शोधकर्ता यह भी निर्णय करता है कि इन उपकरणों को प्रदत्त संग्रह हेतु किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा, अर्थात वैयक्तिक अथवा सामूहिक। इसके बाद वास्तविक प्रदत्त संग्रह किया जाता है। निष्कर्ष निकालना अगला चरण। संग्रहित प्रदत्तों का सांख्यिकीय प्रक्रियाओं की सहायता से विश्लेषण करना है, जिससे हम समझ सके कि प्रदत्तों का क्या अर्थ है। यह कार्य ग्राफ द्वारा, जैसे वृत्तखंड, दंड आरेख, संचयी बारंबारता आदि बनाना तथा विभिन्न सांख्यिकीय विधियों के उपयोग द्वारा भी किया जा सकता है। विश्लेषण का उद्देश्य परिकल्पना की जांच करके तदनुसार निष्कर्ष निकालना है। शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण अनुसंधानकर्ता ने अनुशासनहीनता का अध्ययन इस परिकल्पना से प्रारंभ किया होगा कि टेलीविजन पर हिंसा देखने एवं बच्चों में आक्रामकता आने के बीच संबंध है। उसे यह देखना होगा कि क्या उसके निष्कर्ष इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। यदि करते हैं तो प्रस्तुत परिकल्पना सिद्धांत पुष्ट हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो अनुसंधानकर्ता एक वैकल्पिक परिकल्पना सिद्धांत स्थापित करेगा तथा नए प्रदत्तों के आधार पर इसका परीक्षण करेगा और निष्कर्ष निकालेगा। इस परिकल्पना सिद्धांत की परीक्षा भावी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की जा सकती है। अतः अनुसंधान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दें। ज्ञान वही उपयोगी है जो तर्क और अनुसंधान की कसौटी पर खरा उतरता है।